हाँ ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलो जी, कहाँ तक हो गया था हमारा? हम्म ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने पेपर आज फॉरवर्ड कर दिया है। पेपर मिल गया कि नहीं मिला? नहीं, वो कल करेंगे डिस्कस, क्योंकि मैं फ़ोन फिर भूल आया हूँ। ठीक है ना? वो पेपर को कल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हम्म ठीक है ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने कोलिजन का टाइप पढ़ लिया था, तीन तरह का: इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है ना? राइट। और जहाँ पर ई का डेफिनेशन यूज होता है, कंजर्वेशन और मोमेंटम का यूज होता है। फिर एक दो मैंने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के आपको शॉर्टकट बताए थे। ठीक है ना? अब देखो आगे आते हैं। ठीक है। कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विद फ्लोर। पार्टिकल का जो कोलिजन होगा वो फ्लोर के साथ किस तरह का होगा? ठीक है ना? तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ना मैंने, कि हमने एक क्रेजी बॉल डाली, बाउंस पे बाउंस करके आ जाएगी, कितनी हाइट पे डालेंगे, कितनी हाइट तक बाउंस बैक करेगी, वो सब चीज़ें अपने को निकालनी है। ठीक है ना? राइट। बेसिकली प्रैक्टिकली उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं, उसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं और वहां से ई की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है? किसी भी दो सरफेस के लिए। ये ध्यान रखना, ये दो सरफेस की प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं कि केवल फ्लोर ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोर है और टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि बॉल की बाउंसिंग क्या होनी है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो सरफेस हार्ड है, बॉल बहुत क्रेजी बॉल है, तो आप ऊपर आ जाएगी। मान लो सरफेस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हो सकता है बॉल अंदर धस जाए, बाहर आने में दिक्कत हो। ठीक है? देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। दोनों के बीच में मटेरियल से डिपेंड होता है, और कोई चीज़ नहीं, केवल मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस डिसाइड करेगा कोलाइडिंग बॉडी का कि कोलिजन किस तरह की होने वाली है। ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, मैं इन जनरल ई लेके चलता हूँ, है ना? राइट, इन जनरल ई लेके चलेंगे। और बाद में क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन है तो ई को 1 कर देंगे, और इन इलास्टिक है तो ई को 0 कर देंगे। वैसे ई इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ई 0 है तो बॉडी क्या करेगी, चिपक जाएगी, ऊपर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है? तो क्वेश्चन देखो क्या होता है इसमें, कि हम किसी पार्टिकल को बच्चों एच हाइट से ड्रॉप करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में मान लेता हूं ई है, और अपने को बताना है कि कितनी हाइट पर ये बाउंस करेगा, कितनी हाइट पर बाउंस करेगा। ठीक है? अब दो चीजें, बड़ी एग्जांपल की, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लेते हैं ये बाउंस करता है h1 हाइट तक टकराने के बाद। यदि कोलिजन इलास्टिक है तो आप सबको पता चल रहा होगा कि जो h1 है बच्चों, वो h के बराबर होगा, हाँ या ना? यदि कोलिजन इलास्टिक है तो। ठीक है? तो इसमें कहीं कोई मैथमेटिकल रिसर्च करने की या कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। और यदि परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, राइट, तो h1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं सामने लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 1 और E इज इक्वल टू 0, इन दोनों के लिए। ठीक है? तो मेनली फॉर्मूला हमारे लिए किसके लिए काम करेगा बोलो, जब हमारी कोलिजन ना तो इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है। प्रैक्टिकली पार्शियल इलास्टिक होती है, मैंने आपको बताया था, ना तो पूरी तरह इलास्टिक होगी ना पूरी तरह इन इलास्टिक होगी। ठीक है? अब देखो ऊपर की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ये एस हाइट से गिरेगा और यहां पर पहुंचेगा। टकराने से पहले बच्चों उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u। ठीक है? चाहो तो हम यहां से यहां तक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोलिजन हुआ नहीं है। तो टकराने से पहले पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी, mgh, और टकराने के बाद हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर। m से m का टर्म देखो खलास हुआ, और h मेरे पास कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2g।
ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड यू, है ना, ठीक है, क्लियर बात। अब ये टकराएगा, टकराने के बाद ई है यहां पर, तो जाने वाली वेलोसिटी कम हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, कम होगी पक्का। मान लेते हैं वो वेलोसिटी टकराने के बाद हो जाती है v। अब ये कितनी हाइट तक जा रहा है, h1 हाइट तक, तो आई कैन राइट द फॉर्मूला h1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई कितना 2g। सेम चीज बोलो, वो आते समय वो जाते समय, ठीक है। यहां से यहां पर लॉस होगा एनर्जी में, देखो है ना, यहाँ पर काइनेटिक कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, जाते समय कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि कोलिजन हो चुका है तब तक। अब हमें H1 निकालना है, तो H1 बाई H को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इतनी बात सब लोगों को समझ आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी और यू में रिलेशन निकालना है, वी और यू में। देखो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ई को यूज करूंगा मैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। u1 क्या है, जो टकरा रहा है, u2 क्या है, जिससे टकरा रहा है। टकराने वाले का वेलोसिटी टकराने से ठीक पहले कितना है, u, और जिससे टकरा रहा है उसका 0 है। क्लियर है बात। v2 बाई v1 आ जाओ, v1 क्या है, टकराने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी, ऊपर कितना लिया है मैंने v, टकराने के बाद, टकराने से बाद में फ्लोर का वेलोसिटी 0। देखो ये सब में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं ऊपर डायरेक्शन है ना, नहीं v2 माइनस v1, वो माइनस साइन अपने आप शो कर देगा, जो v आएगा वो निगेटिव में आएगा, तेरी बात सही है जो, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी है, तो हमें विद डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्लियर बात, देख लो, इसे मैंने माना है नंबर 1, इसे ऐसे लिख लेते हैं, और ये नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 है और पार्टिकल नंबर 1 है। तो 1 का पार्टिकल का कोलिजन से पहले, पार्टिकल का कोलिजन के बाद में, फ्लोर का 0/0 वैसे ही रहने वाला है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो v बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ EU। माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो कि हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब v का वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस है और माइनस का माइनस कैंसिल होने वाला है, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो H1 हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू कितना h। ये आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ई हमारा हाफ है, कितने टाइम के बाद या कितनी हाइट तक जाएगा, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1/4, क्वार्टर हाइट पे जाएगा। 1/3 है तो 1/9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ई की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, तो हाइट H1 कभी भी S से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है बात। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया जिसे हम सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, दिस इज आल्सो जनरल फॉर्मूला, यदि पार्टिकल ऐसे आ रहा है और टकराने के बाद वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स हो जाती है, ये ध्यान रखने का है, ठीक है। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स, और हाइट कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर टाइम्स। तो दोनों ही ये जनरल फॉर्मूले हैं, ठीक है, और ये बार बार इसमें रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है, अब H1 पे पहुंचा, फिर से गिरा, हाइट अब की बार और कम हो जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा। अब की बार मान लो इसकी हाइट में मान लेता हूं H2, तो H2 बच्चों कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर ऑफ H1, HI H3 एंड सो ऑन। भाई ये तो कभी रुकने वाला तो है नहीं ना, ये तो गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा टिल इन्फिनिटी, क्योंकि एनर्जी कभी जीरो तो होने वाली है नहीं, ठीक है। टिल इन्फिनिटी में बोल रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, एयर फ्रिक्शन होगा और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसका एनर्जी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो ऊपर पावर आती है की पावर 1000, तो e की पावर 1000 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 1000, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, पर थ्योरेटिकली कभी स्टॉप नहीं होने वाला है वो, ठीक है, राइट। इसको चाहो तो मैं जनरल फॉर्म में भी लिख देता हूं इसका भी, कि हाइट एंड कोलिजन के बाद हो जाएगी e की पावर 2n इंटू h, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हाँ है ना। n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, पहली कोलिजन हुई तो n1 हो गया, दूसरी हो गई तो 4 हो गया, तीसरी हो गई तो 6 हो गया, चौथी हो गई तो 8 हो गया। इन सबको ऐड करते चलो, व्हाट यू विल गेट, ए सीरीज मिलेगा, देखो जैसे
जैसे पूछेगा टोटल हाइट कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, ये हाइट प्लस ये हाइट, नीचे आने के हाइट एंड सो ऑन। तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द टोटल हाइट, उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी निकालना चाहते हो तो निकल के कैसे आई देखो, h प्लस 2 स्क्वायर h प्लस 2 e की पावर 4 h एंड सो ऑन टिल इनफिनिट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है, फिजिक्स में याद नहीं है रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैथ का हो गया, समझ रहे बात नहीं। ये कौन सी सीरीज दिखाई दे रही है, जीपी। जीपी का टर्म इनफाइनाइट नंबर का होता है, उससे निकालो तो चाहो तो उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, वी कैन आल्सो मेक द क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। बेटा वही उसी उसी फॉर्मूले में, जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन ही ले लो, चलो लिखो। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, a particle is dropped from a height of 10 meter. A particle is dropped from a height of 10 meter. If E is equal to 1 by 2, if E is equal to 1 by 2, find the height attained after fourth collision. If E is equal to 1 by 2, find the height attained आफ्टर फोर्थ कोलिजन, चौथी कोलिजन के बाद क्या होगा। 10 अपॉन, हाँ 2⁴ 2⁴ हाँ 8 हो गया, हाँ 2⁸ हो गया। देखो समय आ गया फॉर्मूले का एप्लीकेशन। कौन सी कोलिजन है, चौथी है, तो n कितना लेंगे 4, तो h हमारे पास हो जाएगा e की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना h। अब e कितना है बोलो 1/2, क्लियर है बात, समझ आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, ऐसे लिखा रहने दो इंटू 10, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 8 जो है कितना होता है 256, कितना होगा, हाँ 5/128, ठीक है। इसको चाहो तो मैथ वाले बच्चे इसको निकाल लें कि टोटल हाइट क्या आएगी, ठीक है। बाकी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिकली मैथ का ही क्वेश्चन हो जाता है इन, हाँ कितना आ रहा है 1 माइनस, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होगा, तूने ये जो, नहीं इसमें क्या होगा, पहला पहला टर्म जीपी में नहीं होगा, पहले टर्म को हटाना पड़ेगा ना, पहले टर्म को हटाना पड़ेगा। देख पहले टर्म को हटा ले h और इधर से 2 स्क्वायर h कॉमन ले ले, तो हाँ हाँ इस टाइप की ये बनी ना सीरीज, हाँ, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वी विल गो बाय द शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन, हाँ 5/128 दैट इज द आंसर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी इस टाइप की कोलिजन होगी तो वेलोसिटी वही रिवर्स होगा जो कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है। यदि इसका जो कंपोनेंट पैरेलल आता है तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, यानी जो ई का डेफिनेशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे मान लो, हाँ हाँ बहुत छोटी हाइट होगी भाई, वो तो बोल रहा हूँ, ये हाइट मान लो टिल इन्फिनिटी हम जाएंगे, तो इन्फिनिटी जब जाएंगे तो नंबर ऑफ हाइट बहुत कम होता जाएगा बट नेवर जीरो। प्रैक्टिकली क्या होगा, 10 कोलिजन के बाद वो लगभग लगभग जीरो हो जाएगी, बट थ्योरेटिकली इट विल नेवर बी जीरो। तो मेरी बात नहीं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी होती है, देखा नहीं देखा, नंबर ऑफ एटम्स कम होते रहते हैं, आज कल 1000 थे, आज कुछ देर बाद 700 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, बट दे विल नेवर बी जीरो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली क्या होगा, कुछ देर के बाद लगभग लगभग 0.1 0.2 जैसा पहुंच जाएगा तो बात ही खत्म हो गई फिर। अब देखो इसी केस में मान लेता हूं कि पार्टिकल हमारा किसी एंगल पर आ रहा है, देखो तब क्या होगा। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल आया u स्पीड से,
ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा, टकराया, टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई बी, और ये एंगल हो गया बीटा। देखो क्लियर है बात? अब की बार एंगल पर आ रहा है, ठीक है। तरीका वही है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, ई की डेफिनेशन में मास का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना, बिना मास के हमारा काम चल जाएगा। तो ये डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूं सबके लिए अप्लाई होगा, मास कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखो, जब ये पार्टिकल टकराएगा तो उस पर फोर्स किधर एक्ट करेगा, पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर कांटेक्ट बनाया, तो देखो ये फोर्स हमारे पास एन डेल्टा टी, एन इधर एक्ट करेगा। इस साइड तो कोई फोर्स ही नहीं है, जब इस साइड कोई फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, राइट। इसको हम बोलते हैं अलोंग द सरफेस, को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल कंपोनेंट, और इसको बोल देते हैं टेंजेंशियल, जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, याद आया, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जब भी किसी एंगल पे कोलिजन हो रहा है तो दोनों बॉडीज का कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी मोशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ ई। देखो अब करते हैं आगे। सबसे पहले देखो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, देखो, ठीक है। देखो ये यू है, तो पहला कंपोनेंट मेरे पास कौन सा आ गया, देखो यू साइन अल्फा, दिखाई दे रहा है, और इस डायरेक्शन में हो गया यू नीचे की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, यू कॉस अल्फा, दिखाई दे रहा है, देखो सबको, लुक केयरफुली, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो दिखाई दे रहा है, अब नाउ इट विल बी मोर क्लियर। ये एंगल कौन सा है बच्चों, वर्टिकल के साथ अल्फा, तो याला कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना हो गया, यू कॉस अल्फा, और इस साइड कितना हो गया, यू साइन अल्फा, दिखाई दे रहा है, नाउ इट विल बी मोर क्लियर। अब जाने वाला कंपोनेंट ड्रॉ कर लो, देखो ये एंगल बीटा है, तो याला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस बीटा, और याला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी साइन बीटा, सॉरी, कितनी बात समझ में आ रही है? अब हमारे जो लॉजिक है, थ्योरी क्या बोलती है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी है, ये है, तो वी साइन बीटा विल बी इक्वल टू यू साइन अल्फा। देखो समझ में आ गया? इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो अभी चलेगा। क्लियर है बात? टेंजेंशियल डायरेक्शन में बच्चों कोई भी फोर्स नहीं है, जब कोई भी फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी को चेंज करने की हिम्मत किसी की होगी नहीं, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जनरल फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने, v इज इक्वल टू ई यू, याद आया? अभी टकराने से पहले परपेंडिकुलर u, टकराने के बाद v, v बिकम्स e टाइम्स, तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितना है बच्चों यहाँ पर, v cos बीटा, तो b cos बीटा विल बी इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u cos अल्फा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नहीं बेटा ई होगा ना, वेलोसिटी है, हाइट नहीं है, लिखा था ना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ई यू, वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, हाइट में इस स्क्वायर का टर्म आता है। दोनों क्वेश्चन आगे देखो। अब क्या करेंगे, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, चाहो तो आगे करना दिल कर रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन से आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो डिवाइड कर लो, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो tan बीटा हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाई ई, ठीक है ना, करना है तो, वरना अदरवाइज इसी से आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों अपने को u दिया होगा, अल्फा दिया होगा और e दिया होगा, अपने को v और बीटा पूछेगा, तो इन दोनों क्वेश्चन को यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन सा होगा। जनरली इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ एक तरीके से मान के चलो डेरिवेशन जैसा मैंने कराया है।
आएगा तो बाई चांस कर देना। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में पूछेगा U 10 है, अल्फा 37 डिग्री है और E हमारा 1/2 है, तो बताओ बीटा कितना होगा। ठीक है, E 1 है तो अब क्या होगा, देखो E को 1 कर देंगे तो ये भी देखो क्या हो गया E 1, तो 10 बीटा इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा और अल्फा सेम हो गए, बीटा और अल्फा सेम हो गए तो क्या होगा U और V भी सेम हो गए। जस्ट लाइक लाइट में होता है ना रे, रिफ्लेक्शन वाला, जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर चली जाती है। ठीक है, वो फॉलो हो जाएगा। हाँ हाँ सेम होता है। यदि E को 0 करेंगे तो देखो V cos बीटा 0 हो जाएगा। अब B cos बीटा 0 होने का मतलब है या तो V 0 है या cos बीटा है। अब B तो 0 हो नहीं सकता है, तो बीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी ऐसे टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। देखा होगा ना, ऐसे बॉल को मैंने ऐसे मारा तो बॉल रिबाउंस ना करके ऐसे स्लाइड कर गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, तुम आयरन की बड़ी बॉल लो, उसको ऐसे किसी एंगल पर मारना, तो बॉल बाउंस तो करेगी नहीं क्योंकि आयरन की है, लेकिन अब एनर्जी किस में जाएगी, एंगल पर ऐसे चली जाएगी, तो कुछ दूर तक स्लाइड करेगा उसके बाद रुक जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से डेरिवेशन टाइप का है, इसको हम चाहें तो नोट करें, मतलब नोट कर लो, लेकिन इस पर क्वेश्चन ज्यादातर बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं एंगल पर, है ना। ठीक है, तो जब भी एंगल पर कोई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को जनरल मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू सरफेस अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ ई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा होता है, होगा ही। ठीक है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस फ्लोर का मास अपने को नहीं पता है, वरना मोमेंटम यहाँ पे भी कंजर्व होगा। ठीक है ना, बट वी कैन नॉट राइट द क्वेश्चन। जैसे मान लो एक बॉल को मैं ऐसे देकर मारता हूँ तो बॉल का गया, मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, राइट, तो वी कैन राइट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन हियर आल्सो, बट द मास ऑफ द बॉल इज प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, हाँ या ना, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उसमें वी कैन नॉट राइट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। तो ध्यान रखना, जहां कहीं भी एक वाली पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है, तब हम कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं। वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ ई ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उसमें मास का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन वैसे तो KVPI में आया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मासिव ट्रक है या टैंक है कोई। ठीक है, इसका मास बहुत बड़ा है, तो मान लेता हूं इट इज ए मैसिव ट्रक। ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर एक पार्टिकल आता है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन कैसी है, इलास्टिक है। तो क्वेश्चन पूछा था उसने कि बताओ इस पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज भी है यहाँ पर और फॉर्मूला भी है, कॉमन सेंस भी यूज करना है अपने आप को और लॉजिक भी, फॉर्मूला भी यूज करना है। कितनी 3, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन बताया उसने 3, सेवन, दूसरा ऑप्शन 7, चलो ऐसे बना लेते हैं। A B, पहला बताया 3 मीटर पर सेकंड, दूसरा बताया 7 मीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस का भी यूज यहाँ पे ध्यान रखना। जनरली जेई मेंस और उसको छोड़ दो, नेट को छोड़ दो, बोर्ड को छोड़ दो, जहाँ कहीं भी इन दोनों एग्जाम को, KVPI है, ओलंपियाड वाले एग्जाम हैं और एडवांस वाले एग्जाम है, वहाँ कॉमन सेंस का भी यूज होता है। यदि कॉमन सेंस में भी गलती कर दी तो फिजिक्स लगा के भी आंसर नहीं आएगा। कितना, देखो देखो ध्यान से भी, मुझे लग नहीं रहा कि 7 है। कितना बेटा, 14, 5 मीटर पर सेकेंड बेटा, ईस्ट में। वो थोड़ा ऊपर हो गया है क्या, हाँ रुको रुको, हाँ हाँ वो 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे लिख देता हूँ, शायद वो ऊपर वाला पार्ट कट रहा है स्क्रीन के अंदर। 5 मीटर पर सेकेंड।
बताओ, सोच के बताना है। डेफिनेशन ऑफ ई यूज करनी है, वो सबको पता है ना। ई का डेफिनेशन यूज करके ही आंसर आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो ही नहीं सकता है, ना ही एनर्जी के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ट्रक का मास बहुत बड़ा है, कितना है मुझे नहीं पता, छोटी वाली बाल का भी मास मुझे दिया हुआ ही नहीं है। तो जहां कहीं मास आते हैं फिजिक्स में, वहां का तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। केवल एक ही रास्ता है, हम ई को यूज करें विद आवर जनरल कॉमन सेंस। देखो ई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। यानी दिस इज द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, बराबर है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी होगी बताओ, 7। उसमें किसी को दिक्कत कोई, इसमें किसी को दिक्कत कोई? 2 और 5 दोनों अपोजिट हैं। अब टकराने के बाद मान लेते हैं ये इधर जाएगा v स्पीड से, क्योंकि टकराएगा तो ऐसे ही जाने वाला है, मास तो बहुत हल्का है ना, ठीक है ना, राइट। इसका वेलोसिटी हो जाएगा v। ठीक है, क्लियर है बात। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन? वो 5 ही रहेगा, बिल्कुल सही, 5 ही रहा। इसमें किसी को डाउट कोई? तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी बच्चों? v माइनस 5। ज्यादा कौन सा होगा, v की 5? v, तभी तो सेपरेशन होगा। यदि v कम होगा तो बॉल दोबारा टकरा जाएगी। तो ये हो जाएगा v माइनस कितना, 5। e कितना है, 1। तो v हमारे पास कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। देखो दिखाई दे रहा है। तो कॉमन सेंस यहाँ पे क्या यूज करना था कि पार्टिकल के टकराने से ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई वो छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, ट्रक का मास मैंने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो छोटा सा पार्टिकल टकराएगा तो ट्रक का क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं। बराबर है कि नहीं? वो वेलोसिटी अनचेंज रहने वाली है। जिस तरह वॉल पे मैंने पार्टिकल को फेंक के मारा तो क्या वॉल मूव करी? नहीं करी। जहां पहले थी उसी स्टेट में बाद में रहेगी। क्लियर है बात? कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ लॉजिक यूज करना है, बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आप देख रहे होगे बोर्ड के अंदर भी उसी तरह का पैटर्न आ रहा है। अभी सीबीएसई में क्लास 12th में आपको पता होगा कि एक टर्म ऑब्जेक्टिव कर दिया, एक सब्जेक्टिव कर दिया है। तो जो ऑब्जेक्टिव टर्म होगा उसमें वही बच्चा स्कोर कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, लॉजिक अच्छा हो और फटाफट कैलकुलेशन कर पाए। यानी ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत बोर्ड के लिए भी नहीं बची, एटलीस्ट टर्म 1 के लिए। टर्म 2 में जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और फिर आगे देखेंगे। बाकी जगह भी ऐसे होता है, इंडिया से बाहर क्या होता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट जो होता है ना केवल 20% होता है, बाकी उनका पूरा पेपर मेजोरिटी जो रहती है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न की रहती है। ठीक है, क्योंकि उनका काम है बच्चे का एनालिटिकल स्किल चेक करना, हैंडराइटिंग चेक करना नहीं है, ठीक है ना। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो तो धीरे धीरे सब्जेक्टिव एग्जाम के साथ हट ही रही हैं, वो पूरा ऑब्जेक्टिव डाल के चलती हैं, ठीक है ना। तो अभी जो बोर्ड का पैटर्न है दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो इसमें वो बच्चा भी अच्छा कर सकता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या जिसको सब्जेक्टिव कैलकुलेशन बड़ी बड़ी पसंद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में कैलकुलेशन बड़ा आता है, आपको आंसर निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बराबर है कि नहीं? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, कि जैसे मान लो कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम है या 2 ग्राम ऑफ यूरेनियम, बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो पता चला मोल कॉन्सेप्ट लगा के पहले नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उससे आंसर निकल के आ रहा है, तो उसमें कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत कम होने वाली है। इसी तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है ना। बायो में भी बहुत फायदा होगा क्योंकि बायो में रिटन एग्जाम होता है, आपको कहीं फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, 50 एटलीस्ट 50%। ठीक है जी। तो लॉजिक का यूज करते हुए अपने को क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। और एक आध दे देते हैं, चलो। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड इस साइड, और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड इस साइड। टकराने के बाद ये पार्टिकल इधर चला जाता है 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये इधर चला जाता है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है, बताओ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? फाइंड ई।
मास यहाँ पे भी नहीं गए, मास गायब है। अच्छा, 1 2 1 2 ऐसा ले लेते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन between the two particles। कितना? 1/2 बिल्कुल। नहीं माइनस नहीं बेटा, रेस्टिट्यूशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, माइनस कैसे होगा? देखो टकराने से पहले बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 6 दिखाई दे रहा है किसी को? टकराने के बाद कितना है? 3। तो सीधा E इज इक्वल टू टकराने के बाद डिवाइड बाई टकराने से पहले, यानी कितना हो गया? 1/2 हो गया। E हमारा 1/2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा हाँ हाँ हाँ, E हमेशा प्लस आएगा, ध्यान रखना है ना, राइट। उल्टा क्वेश्चन बना सकता है कि यहीं पर E मान लो 3/4 है, इसका वेलोसिटी दे दिया, इसका पूछ लेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो तो क्वेश्चन तुम कितने भी सॉल्व करो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितने भी क्वेश्चन कर लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो E हमारे पास है, सॉरी E को ले लेते हैं 1/4। अब बताओ V कितना होगा? रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है? 1/4। अब बताओ V कितना होगा? कितना? 7/2। वही पुरानी डेफिनेशन। E कितना है बच्चों? 1/4। टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी है? 6। टकराने, है ना, टकराने के बाद कितनी है? V+1। ठीक है, बराबर है। बाई चांस यहाँ पे कहीं निगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो ये मत सोचना, ठीक है, कि क्या होगा। हाँ, ठीक है ना, निगेटिव होगा। मान लो V हमारा निगेटिव आ जाता है, तो ये नहीं सोचने का है कि निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा। निगेटिव मतलब डायरेक्शन कैसी है हमारी? अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। हाँ, 1/2 करेक्ट। माइनस क्यों आ रहा है बेटा? माइनस 1/2 आ रहा है ना। हाँ, माइनस नहीं, माइनस नहीं है। पहला वाला हो गया कि नहीं? क्या क्या कर रहा है? जो भी पूछना है मुझसे पूछो, ठीक है ना। नहीं कुछ नहीं, देखो कोई डिस्कशन इस मामले में, यदि कुछ डाउट है मुझसे पूछो, किसी और बच्चे से किसी को भी कोई डाउट नहीं पूछना है, ठीक है ना। फटाफट करो। दोनों दोनों की फाइनल वेलोसिटी 1 और 2। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। चलो, हाँ हाँ, रेस्ट पर है। दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर है, पहले वाले का वेलोसिटी u है। आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी कितना कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। फटाफट निकालो।
अब यहाँ पर मास भी दिए हुए हैं, तो यानी मोमेंटम का हिसाब भी हमें काम करना पड़ेगा। कितना? नहीं नहीं नहीं, V1 0 नहीं होगा। ये V1 और ये V2 यही है ना। V1 0 नहीं होने वाला, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि मास तो वैसे भी अलग अलग है, और यदि मास अलग अलग होते हैं तो वेलोसिटी में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। यदि मास सेम होते तो वेलोसिटी में एक्सचेंज हो जाता। ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। इसका मोमेंटम बताओ कितना है पहले, mu। इसका कितना है, 0। आफ्टर कोलिजन इसका कितना हो गया, mv1। इसका कितना हो गया, m/2v2। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब लगाओ डेफिनेशन ऑफ E। E कितना है, 1। 1 हो जाएगा अपने पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u माइनस 0। तो दूसरी क्वेश्चन बन गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना, u। दोनों को सॉल्व कर लो। नहीं नहीं, ये भी, हाँ ये आ सकता है, ये हो सकता है। फोर्स लगेगा सेकंड वाले पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो भी आंसर होगा उसमें पहले वाले की वेलोसिटी u से कम आनी चाहिए लॉजिकली, और दूसरे वाले की 0 से ज्यादा आनी चाहिए। देखो हाँ है ना, लॉजिकली। तो अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये आंसर सही है और ये आंसर मेरा गलत है। बोलो बालक, समय आ रहा है। v1 u/3 और v2 4u/3, यही है। हाँ करो करो, आराम से करो। इक्वेशन देखो, हाँ एक बार चेक करते हैं, चलो पहले सब लोग सॉल्व करो, यदि डिफरेंट आंसर आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। पहले इक्वेशन समझ लो। इक्वेशन समझने के बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट एटलीस्ट फाइंड द आंसर जो भी आ रहा है। एम 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 का देखो यहां से हो गया खात्मा, तो 2u इज इक्वल टू हो गया 2v1 प्लस v2, देखो बराबर है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है अपनी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। अब मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो आपस में बढ़ा दो, जो प्लस माइनस वाले हैं। ये माइनस v1 है, बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2u माइनस 2v1 प्लस 2v2, सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, बराबर है। अब देखो 2v1 से 2v1 कैंसिल हो गया, ये सबसे आसान तरीका है और रियल लाइफ में भी एक्ट करता है ये। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4u/3। देखो v2 निकल कर आ गया। ठीक है, एक बात देख लो साइन का कहाँ मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ, यू दे रहे हो, अच्छा अच्छा। किसकी बेटा,
नहीं बेटा, मैंने अपने केस में डायरेक्शन को दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया, मैंने बताया ना बाय डिफॉल्ट। अब यदि निगेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा अपने आप को, ठीक है, पहले नहीं लेना है। क्या बेटा? हाँ हाँ, आंसर बेस्ड होगी, आंसर बेस्ड होगी। वो तो आंसर बताएंगे हम क्या है। जैसे जनरली राइट साइड पॉजिटिव है, अब मान लो लेफ्ट में निगेटिव आ जाती है, इसके मतलब पहली बॉल जो थी वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गई। ये पहला वाला देख, ये क्वेश्चन एम से एम देख खत्म कर, और टू को पूरी क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई कर दे, आ गया। ठीक है, बराबर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। सेम क्वेश्चन, एम बाई ई ले लिया। ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं है, परफेक्टली नहीं है ना, जनरल कोलिजन है, इसके लिए ई की वैल्यू मैंने ई ले ली है ना। जैसे ई की वैल्यू मान लो 1/2 है, 1/3 है, उसकी जगह मैंने जनरल ले लिया है, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, वही V1 V2। कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होंगी, यही निकालना इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा मकसद होता है। हम्म, MIE, हाँ रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। मैं लिख देता हूँ रेस्ट। सेम इक्वेशन बनानी है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन और उसके बाद फिर डेफिनेशन ऑफ ई। तो पहली इक्वेशन मैं लिखता हूं MU + 0 इज इक्वल टू MV1 + M/E इंटू V2, बराबर इक्वेशन नंबर 1। मान लो पहली वाली चीज ऐसी हो गई, मान लो बस यहाँ पर टू की जगह क्या आ गया, ई आ गया। दूसरी क्वेश्चन बनाओ, E इज इक्वल टू V2 - V1 डिवाइड बाई U। देखो इक्वेशन नंबर 2। आसान तरीका क्या है कि V1 वाले टर्म में नेगेटिव है, वहां पर मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। V1 कितना होगा? नहीं 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 नहीं, V1 तो EU तब होता है जबकि दूसरे वाला पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है।
तो यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करा है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी तुम लोग सीधी सही करो, क्योंकि कई बच्चे अभी भी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक ऐसी करते हैं जिस तरह से थोड़े छोटे बच्चे, मतलब 9-10th वाले बच्चे करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक अभी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ बोलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ गलती करी है आप लोगों ने। हो सकता है आपकी बात सही हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही हो, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। ये दोनों क्वेश्चन बन गए हर किसी की। नहीं, देखते हैं देखते हैं। अब देखो क्या करना है। नहीं, तुमने क्या करा होगा, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, सब्ट्रैक्ट करके ई में से माइनस नहीं करा होगा। देखो वो गड़बड़ कर दी है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या जीरो हो रहा है क्या? हो सकता है। हाँ फिर हो रहा है शायद। हो रहा है, हो रहा है। हाँ हाँ, बराबर है, सही आंसर है। ठीक है ठीक है, बराबर है। बराबर है, बराबर है। ठीक है ना। V1 0 और V2 EU। मुझे लग नहीं रहा था कि ये आंसर आएगा, लेकिन चलो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है ना। बस इसी बात पे क्वेश्चन आते हैं। बस अपने को यह चेक करना है कि दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने हैं कि केवल एक से ही काम हो जाएगा। और उसे पहचानने का तरीका क्या है, यदि मास के बारे में इंफॉर्मेशन है या दिया हुआ है तो दोनों कॉन्सेप्ट का यूज एक साथ होगा। और मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो केवल कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से ही अपने को आंसर को लेकर आना पड़ेगा। आ गया ना सबका आंसर? ठीक। हम्म। अब निकालो सेम क्वेश्चन। अब की बार दोनों का मास हमारे पास सेम है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बराबर है। अपने को बताना है V1/V2 कितना होगा। M2 वाला रेस्ट पर है। हम्म। हाँ इन इलास्टिक, E1, ई हमारा ई दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं ऊपर, इन इलास्टिक, है ना। वैसे ई दिया है तो वो चीज आपको समझ आ रही होगी कि इन इलास्टिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बदनाम टाइप का क्वेश्चन है। बदनाम बोले तो मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में। तो इससे सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर भी ध्यान रखेंगे। ये आपको एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। मतलब अभी जो टेस्ट लिखोगे उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद जब रियल एग्जाम देने जाओगे तो 3-4 एग्जाम जो भी लिखोगे, है ना, उसमें पक्का किसी न किसी में मिलने वाला है, टकराने वाला है हमसे। हाँ हाँ। तो पहले आप सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। कितना? नहीं, इलास्टिक नहीं है बेटा, इन इलास्टिक है। ई दिया अपने को। पहली कहानी मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना बेटा? नहीं बेटा, ई तो ई दिया है ना। रेशियो ई होगा, नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और आएगा।
एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सही हो, फिर भी और लोगों के आंसर आने देते हैं, क्योंकि मुझे आंसर बहुत ज़्यादा याद रहते नहीं हैं। और ई की वैल्यू हो जाएगी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई यू। ये दो इक्वेशन अपने पास बच्चों बनेंगे। अब यहां पर m को उड़ा दो, तो u हो जाएगा v1 प्लस v2। देखो ये आ गया। अब मैं सी लगा दो, सी लगा दोगे आ जाएगा ना, कंपोनेंट बॉन्डो, हाँ वही। तो ये तो हमारा इसके बराबर है, तो v2 बाई v1 मेरे ख्याल से होना चाहिए 1 माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी, यही होगा ना। हाँ, देखो ये ट्रिक थोड़ी सी जो बायो वाले बच्चे हैं वो शायद भूल गए होंगे, वैसे याद भी होगी, क्लास 8th या 9th में हम लोग यूज करते हैं, 8th में कंपेंडो एंड डिपेंडो, याद आया। जिसको नहीं याद आया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, लेकिन अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 1 माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी, इस आंसर को लोग ध्यान रखें, एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना। हाँ हाँ वही वही, उसी का ही शॉर्ट है ना। ये सब चीज़ें सीखने से क्या फ़ायदा होता है, आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बहुत यूजफुल होती हैं। ठीक है, बाकी तो क्या होगा, कैलकुलेशन के स्टेप यही होने चाहिए। अब कई बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, वो गड़बड़ क्या करेंगे, आंसर निकालने में पहले v1 को निकालेंगे, फिर v1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, v2 को निकालेंगे, फिर v1 बाई v2 का रेशियो निकालेंगे। वो और लंबा मेथड हो गया, उसमें अपने 5 से 10 मिनट और जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन इनोवेटिव मैनर, ठीक है ना, ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा कम से कम टाइम लगाएं। ठीक है ना, जेई में से 25-25 क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट के, 25 में से 25 कोई सॉल्व नहीं कर सकता विद इन टाइम। तो मुझे दे दोगे फिजिक्स का पेपर, चाहे मुझे कितनी भी ट्रिक पता है, मैं भी 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मेरा 22 हो सकता है, 23 हो सकता है। ठीक है, हाँ पेपर बहुत ईजी आ गया तो एक अलग बात है कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, याद आ गया अपने को। ठीक है, अदरवाइज हम लोग 22-23 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन रेगुलरली वो हर बार डालता ही है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं होता है, ठीक है, मैथ फिजिक्स में रहेगा 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन रह सकता है। तो अपने को उन क्वेश्चन को हिट नहीं करना है, हाँ अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइम लेके चलना है इस तरीके का कि अपना टाइम में आसान आसान क्वेश्चन पहले में अटेम्प्ट कर लें। ठीक है ना, फिर टाइम बच जाता है तो हम उन क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उस क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, देख के पता चल जाएगी, 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन आसान होगा, किसी में ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आसान होंगे, क्योंकि ग्राफ में क्या होगा, आपको ट्रायल एंड एरर यूज करके फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कहीं लिखा है कि बहुत सारी कैलकुलेशन है कि सन का डिस्टेंस अर्थ से इतने किलोमीटर है, वो 2 डिग्री का एंगल बना रहा है, बताओ डी कितना होगा, तो पक्का है कि कैलकुलेशन वाला होगा। ठीक है, हमसे हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वाला है तो उसको रिव्यू में डाल दो। ठीक है ना, बाद में जब टाइम बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये सब टेक्निक होती है जो धीरे धीरे तुम पेपर दोगे तो सीख जाओगे। जब रियल होता है पेपर तो हम तो एक सेमिनार भी लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, क्या ऑर्डर रखेंगे और क्या चीज़ वहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बना सकते हैं। एक बिना मास का ले लेते हैं, देखो छोटा सा, फिर ये हमारे पास एक बहुत लाइट पार्टिकल है, ध्यान से करना देखो, और ये यू स्पीड से आता है, और सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, रेस्ट पर है। ठीक है, बहुत बड़ा है, ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा। तुम्हें बताना है इसकी स्पीड टकराने के बाद कितनी हो जाएगी, निकालो। कोलिजन इलास्टिक है। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो कि यू ही रहेगी। अभी कराया था मैंने, कराया था, दूसरी बॉडी बहुत मासिव है, जैसे टकरा रही है उसका मास बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक फ्लोर, यू से आया तो यू से ही वापस चला जाएगा। सॉल्व करने को आप कर सकते हो, देखो इसका वेलोसिटी टकराने से पहले 0, टकराने के बाद भी 0, इसका वेलोसिटी टकराने के बाद कितना हो गया, v हो गया। अब डेफिनेशन ऑफ ई यूज कर लो, E 1 है,
रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v। देखो सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला पार्टिकल बहुत हैवी होना चाहिए, इससे टकरा रहा है। यदि ये आके टकराएगा तो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। मारिए, ये क्या है कि मान लो साइकिल वाला आया टकरा गया ट्रक वाले से, तो ये सिचुएशन होगी। अब साइकिल वाला खड़ा, ट्रक वाला आके ठोक दिया तो अलग सिचुएशन होगी। उसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें हमें जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मान लो ट्रक वाला है जिसकी स्पीड है u, और ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये रेस्ट पे खड़ा हुआ था बेचारा, ठीक है ना, ये ट्रक वाला आके उसको ठोकता है, ठीक है ना, तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताना है। ना 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 सोच, कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, इस बंदा की स्पीड कितनी होगी, फ्लाई कर जाएगा वो तो बेसिकली, कितनी स्पीड से आगे जाएगा। सोचो सोचो, करना वही है जो भी करा था, इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब लगाओ ई का डेफिनेशन, देखो क्या होता है। कोलिजन इलास्टिक रहने वाली है, कोलिजन इलास्टिक कितना 2u, बिल्कुल सही, डबल आंसर हो जाएगा। देखो आंसर आ रहा है 2u, देखो ध्यान से कितना आ रहा है 2u। मास यहाँ पे दिया नहीं है, यानी मास का कोई खेल नहीं होगा, सीधे ई को लगाना है, ठीक है। तो ई का मतलब 1, टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है u, टकराने के बाद बताओ इस बदनसीब को मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, ठीक है। अब रिलेटिव कितना हो गया दोनों का, v माइनस यू, v माइनस यू हमारा u के बराबर है, यानी v कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा। यदि इलास्टिक है तो, कुछ और है तो फिर e की वैल्यू कुछ और लेना पड़ेगा। इसको ध्यान भी रखना है, यानी इतनी डबल स्पीड से वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो इसमें दूसरी क्लास भी मैं ही लूंगा, क्योंकि मेरे पास इस वीक में एक आध दिन छुट्टी होने वाली है मेरी, ठीक है। तो आज वो कंपनसेट कर दूंगा, फिर आगे उस क्लास को केमिस्ट्री या मैथ में किसी में डाल देंगे, ठीक है, बायो में। तो अभी दूसरी क्लास ही मैं लूंगा, ठीक है। तो ब्रेक ले लो 15 मिनट का, फिर दोबारा मिलते हैं, ठीक है ना।